everyone, welcome back to the channel. आज हम शेक्सपियर के वन ऑफ द मोस्ट रेड एंड वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट प्लेस मैकबेथ को पढ़ने वाले हैं. पहले we will begin with a short plot summary, then we will take a look at four prominent critics of Shakespeare: Harold Bloom, A.C. Bradley, Clement Brooks and Elsie Knight, जिन्होंने इस मास्टरपीस को अलग अलग नजरिए से देखा. चलिए शुरू करते हैं. प्ले स्टार्ट होता है एक तूफानी मैदान में जहाँ तीन विचेस हैं जो एक छोटी सी बात बोलती हैं, बट वो प्ले की बहुत फेमस लाइन है: फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर. यानी जो अच्छा दिखता है वो असल में बुरा है और जो बुरा दिखता है वो असल में अच्छा है. इस एक लाइन में पूरे प्ले का सार छुपा है. इस दुनिया में कुछ भी वो नहीं है जो दिखता है. वी आर देन इंट्रोड्यूस्ड टू मैकबेथ, अ ब्रेव स्कॉटिश जनरल who has just crushed a rebellion for King Duncan. On his way back from battle, the witches stop him and deliver a bombshell prophecy: he will become Thane of Cawdor and the King of Scotland. When the first part of the prophecy comes true immediately, Macbeth's mind ignites. His wife, Lady Macbeth, receives his letter about the prophecy and, fearing he is too kind-hearted to seize the crown, she schemes to push him over the edge. She even calls on Dark Spirit to unsex her and fill her with cruelty. When King Duncan arrives as a guest at their castle, the trap is set. That night, Macbeth sees a floating dagger in the air. वो कत्ल कर देता है लेकिन कांपते हुए वापस आता है. उसे एक आवाज सुनाई देती है: मैकबेथ डज मर्डर स्टीप. लेडी मैकबेथ उसे संभालती हैं और खून वाला वो डैगर वापस ले जाती हैं एंड प्लांट्स द बॉडी डैगर्स ऑन द स्लीपिंग गार्ड्स एंड फ्रेम्स देम फॉर द क्राइम. व्हेन डंकन्स बॉडी इज डिस्कवर्ड, केओस ब्रेक्स आउट. उसके बेटे मैल्कम और डोनाल्ड बेन डर के भाग जाते हैं, जिनसे वो दोषी लगते हैं. मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है, लेकिन राजा होना सुकून नहीं लाता. मैकबेथ को सरे शाम संदेश होता है, विचेस की भविष्यवाणियां थी कि उसके दोस्त बैंकू की संतान राजा बनेगी. तो मैकबेथ बंकू का कत्ल करवाता है, बट फ्रीएंस बच जाता है. एक रॉयल डिनर में बैंकू का भूत आता है, सिर्फ मैकबेथ को दिखता है और वो सबके सामने बहुत इराटिक मैनर में बिहेव करता है. डरते हुए मैकबेथ विचेस से मिलने जाता है. वो तीन संकेत देते हैं: बेवेयर मैकडफ, नो मैन बॉर्न ऑफ विमेन कैन हार्म हिम, एंड ही इज सेफ until Birnam Wood marches to his castle. Feeling invincible, Macbeth orders the brutal slaughter of Macduff's entire family, his wife, his children, everyone. लेडी मैकबेथ गिल्ट से पागल हो जाती है. वो नींद में चलते चलते अपने हाथों से डैम स्पॉट्स धोने की कोशिश करती है. डंकन, बैंको, मैकडफ की पत्नी के कत्ल की यादें हार नहीं मानती. वो आखिरकार मर जाती है, कहते हैं खुदकुशी से. मैकबेथ, जो अब खुद को खाली महसूस कर रहा है, ये खबर सुनकर लिटरेचर की काफी पढ़ी जाने वाली स्पीचेस में से एक देता है: टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फरी, सिग्निफाइंग नथिंग. मैल्कम की फौज बर्नम जंगल की डालियां काट के आगे आती है, तो जंगल सच में चलता हुआ लगता है. मैकडफ, जो माँ के पेट से काट के निकाला था, यानी वुमेन बॉर्न नहीं था, मैकबेथ का सामना करता है. भविष्यवाणियां टूट जाती हैं. मैकबेथ मार दिया जाता है. मैल्कम स्कॉटलैंड का नया राजा घोषित हो जाता है. ऑर्डर इज रिसॉर्टेड, अ राइज, अ फॉल एंड अ रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर. लेकिन इसका मतलब क्या है? दैट्स वेयर द क्रिटिक्स कम्स इन, एंड ट्रस्ट मी, ईच वन सीज अ कंप्लीटली डिफरेंट मैकबेथ. हैरोल्ड ब्लूम, in his landmark work, The Western Canon, and his book Shakespeare, The Invention of the Human, makes a striking claim about Macbeth, that he is the most unlucky of all Shakespearean protagonists, and the reason he is the most imaginative. ब्लूम मैकबेथ की इमेजिनेशन को प्रोलेक्टिव कहता है, मतलब वो आगे बढ़ती है. मैकबेथ कोई फैसला लेने से पहले उसका दिमाग उसे क्राइम की दूसरी तरफ ले जाता है. वो खुद को अपराधी ही देख लेता है. He doesn't consciously choose to kill Duncan, he is almost thrown into the act. He scarcely is conscious of an ambition, desire, or wish before he sees himself on the other side or shore, already having performed the crime that equivocally fulfills ambition. ब्लूम ये भी कहता है कि शेक्सपियर ने जानबूझकर ऑडियंस को मैकबेथ से जज करने पर मजबूर किया. मैकबेथ पूरे प्ले की 1/3 लाइन्स बोलता है. बाकी के किरदार डंकन, बैंको, मैकडफ सादे और फीके हैं, ताकि हमारी नजर सिर्फ मैकबेथ पर पड़े. ब्लूम लिखते हैं, Shakespeare rather dreadfully sees to it that we are Macbeth. Our identity with him is involuntary but inescapable. Macbeth, Bloom says, is the Mr. Hyde to our Jekyll, the embodiment of the guilty imaginings and the potential for violence that exists in all of us. Finally, Bloom argues that Macbeth doesn't inhabit a Christian world at all. He inhabits what the Gnostic call the kinoma, a cosmological emptiness where God has been exiled and creation itself is kind of fall. As Bloom puts it, Macbeth seems less set in Scotland than in the kinoma, the cosmological emptiness of our world as described by the ancient Gnostic heretic. प्ले के अंत में मैकबेथ का टुमारो वाला भाषण सिर्फ मायूसी नहीं,
ये एक आदमी की आवाज है who has projected so much nothingness onto the world that he is now inhabits it completely. AC Bradley 1904 में शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखते हुए ज्यादा ट्रेडिशनल नजरिए से देखते हैं. He calls Macbeth the most vehement, the most concentrated, perhaps the most tremendous of all. AC Bradley 1904 में शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखते हुए ज्यादा ट्रेडिशनल नजरिए से देखते हैं. He calls Macbeth the most vehement, the most concentrated, perhaps the most tremendous of all Shakespeare's tragedies. For Bradley, the key to understanding Macbeth is his imagination. वो कहते हैं मैकबेथ एक बोल्ड एम्बिशियस मैन ऑफ एक्शन है जिसके पास एक कवि की इमेजिनेशन है. बट व्हाट्स रिमार्केबल इज हाउ हिज इमेजिनेशन फंक्शन एज हिज कॉन्शियस. Macbeth's better nature doesn't argue with him in abstract moral terms. Instead, Macbeth's better nature, instead of speaking to him in the overt language of moral ideas, incorporates itself in images which alarm and horrify. The floating dagger, the voice crying sleep no more, the ghost of Banquo. These are not hallucination in a clinical sense, they are the protest of a soul that knows what it has done. ब्रैडली विजिस के बारे में भी साफ कहते हैं दे आर नॉट फेट्स, नॉट गॉडेसेस, वो सिर्फ एक घोषणा करती हैं. डंकन को मारने का फैसला बिल्कुल मैकबेथ का अपना है. ब्रैडली नोट करते हैं कि जब मैकबेथ ने पहली बार भविष्यवाणी सुनी वो डर गया. इसका मतलब यह है कि उसने पहले से ही ताज का कोई धुंधला सपना देखा था. विजिस ने उसे आइडिया नहीं दिया, उन्होंने उस बीज को पानी दिया जो कि पहले से ही उग रहा था. लेडी मैकबेथ के बारे में ब्रैडली एक कमाल की बात कहते हैं. वो डरावनी है ओनली बिकॉज हर विल ओवरपावर्स हर नेचर. वो मैकबेथ जैसे ख्याल नहीं रखती. वो मर्डर के अंदरूनी नतीजों को नहीं देख सकती. उसका नींद में चलना अचानक नहीं होता. इट इज द डिलेड रिवेंज ऑफ नेचर दैट वाज सप्रेस्ड बट नेवर डिस्ट्रॉयड. Bradley captures her contradictory power perfectly. The reader who look unwillingly at Lego gazes at Lady Macbeth in awe, because though she is dreadful, she is also sublime. James Brooks, a new critic writing in mid-20th century, approaches Macbeth in a completely different way. आपने मशहूर ऐसे The Naked Babe and the Cloak of Manliness, वो कहते हैं कि मैकबेथ का सही मतलब किस्मत या किरदार में नहीं बल्कि उसकी इमेजरी में है. Brooks focuses first on the recurring imagery of clothing and garments throughout the play. Macbeth's new honor sit ill on him, like a borrowed robe, as the character says. लेकिन ब्रूक्स आगे जाते हैं. ये उधार नहीं है, ये चुराए कपड़े हैं. मैकबेथ बेचैन है क्योंकि वो जानता है गहराई में कि ये उसकी इज्जत नहीं है. यहाँ तक कि खंजर को ब्रीच विद गोर कहा जाता है, डंकन की खून में लिपटे राज वस्त्रों में जिनका कोई हक मैकबेथ को नहीं है. द क्रूशियल पॉइंट ऑफ द कंपैरिजन लाइज नॉट इन द स्मॉलनेस ऑफ द मैन एंड द लार्जनेस ऑफ द रोब्स, बट रादर इन फैक्ट दैट वेदर द मैन बी लार्ज और स्मॉल, दीज आर नॉट हिज गारमेंट्स. इन मैकबेथ्स केस दे आर एक्चुअली स्टोलन गारमेंट्स. But the most powerful symbol, Brooks identifies the naked babe. शेक्सपियर ये इमेज बार बार इस्तेमाल करता है और ब्रूक एक कमाल का पैराडॉक्स निकालते हैं. बच्चा सबसे लाचार चीज है और फिर भी उसे स्ट्राइडिंग द ब्लास्ट कहा जाता है, एक एलिमेंटल फोर्स की तरह. वो कमजोरी की वजह से ताकतवर है. Pity is the naked babe, the most sensitive and helpless thing. Yet, almost as soon as the comparison is announced, the symbol of weakness begins to turn into a symbol of strength. For the babe, though newborn, is pictured as striding the blast like an elemental force. बच्चा उस भविष्यवाणियों को दिखाता है जिसे मैकबेथ कंट्रोल करना चाहता है और नहीं कर सकता. वो बच्चों को मारता है क्योंकि वो खानदान स्टार्ट नहीं कर सकता. और अंत में मैकबेथ जो पेट से काट के निकाला था वो बच्चा है जिसने उसे तबाह करा, जिसने उसे मारा, और वो ही उसकी मौत बना. ब्रूक्स लेडी मैकबेथ को एक गहरे कॉन्ट्रास्ट में रखते हैं. वो एक छोटी सोच वाली रैशनलिस्ट है. वो समझती है कि गिल्ड बिल्कुल वॉल जैसा है जो कि रंगा जा सकता है, धोया जा सकता है. वो मैकबेथ के डरों को नहीं समझती क्योंकि शी जेन्युइनली बिलीव्स द वर्ल्ड कैन बी कंट्रोल्ड एंड कैलकुलेटेड, बट शी इज रॉन्ग एंड हर इवेंचुअल कोलैप्स प्रूव्स इट. एल्सी नाइट्स अपने 1933 के प्रोवोकेटिव एसे हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ शेक्सपियर को पढ़ने के तरीके पर पूरा ही हमला करती है. उनकी शुरुआती दलील लगभग एक मैनिफेस्टो है. द मोस्ट फ्रूटफुल ऑफ इररिलेवेंसीज इज द अजम्पशन दैट शेक्सपियर वाज प्री-एमिनेंटली अ ग्रेट क्रिएटर ऑफ कैरेक्टर्स. नाइट्स कहते हैं कि ब्रैडली जैसे क्रिटिक्स भटक गए हैं. शेक्सपियर के किरदारों को असली लोग मान के चल रहे हैं जिनकी प्ले के बाहर भी जिंदगी है. लेडी मैकबेथ के कितने बच्चे थे, ये सवाल ही गलत है. वो कहते हैं क्योंकि शेक्सपियर का प्ले एक नॉर्मल नहीं है जैसे नाइट्स घोषित करते हैं. अ शेक्सपियर प्ले इज अ ड्रामेटिक पोम. मतलब मैकबेथ का अर्थ उसके किरदारों में नहीं बल्कि उसके शब्दों के पूरे प्रभाव में है. The complex emotional response produced in the reader's or viewer's mind, the critic's job is not to psychoanalyze Macbeth, it is to examine the world on the page. Macbeth is a statement of evil. एक बुरे आदमी की कहानी नहीं बल्कि बुराई की प्रकृति के बारे में एक घोषणा. नाइट्स जो इंटरलॉकिंग थीम्स पहचानते हैं जो प्ले की पूरी स्ट्रक्चर बनाते हैं. द रिवर्सल ऑफ वैल्यूज established by Ferris Fall and the unnatural disorder represented by the murder of Duncan, which violates the natural harmony of society, nature and the divine order. Nights traces these themes through the play's recurrent imagery. In the later acts, Scotland become a diseased body and the Macbeth is the illness. The English army under Malcolm and the saintly King Edward represent the medicine and the grace that will restore health.
Even the natural world turned against Macbeth at the end. When Birnam Wood moves, nature itself becomes unnatural to expel the tyrant. Knights also caution us against romanticizing Macbeth's final speeches. The tomorrow speech is not evidence of a noble soul. It is, Knight says, a nihilistic death march, the culmination of a man who has completely cut himself off from love, loyalty and meaning. तो दोस्तों ये थे चार कमाल के क्रिटिक्स एक ही प्ले के चार बिल्कुल अलग नजरिए Bloom sees a man destroyed by his own imagination. Adley sees a poet warrior with an agonizing conscience, finds the meaning in symbol, the stolen garment, the naked babe, and Knights reject characters altogether and read the play as pure poetic structure. जो जबरदस्त बात है वो ये है कि सब अपनी जगह सही हैं और कोई भी पूरा नहीं. Macbeth has been performed, read, and debated for over 400 years, and it still has more to say. If you found this helpful, hit like and subscribe. Drop in the comments which critics' reading resonate with you most. Please share the video with your friends, and we will see you again next time.